हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम, देखिए वास्तव में राउल्ट का नियम होता क्या है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने एक पात्र ले लिया और उस पात्र में क्या भरा हुआ है, आपका कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है और इस प्रकार से इसे हमने बंद कर दिए। ओके, और इसमें केवल एक ही प्रकार का द्रव भरा है, एक ही प्रकार का द्रव भरा है। तो उस द्रव को मैं नाम दे देता हूं द्रव 1। क्या नाम दे देता हूं मैं? द्रव 1। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस जो पात्र है इसका क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम इसे तापमान प्रोवाइड करवाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं इसका। अब तापमान बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, ये जो जल है इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और इन वाष्प के अणुओं द्वारा, ये जो वाष्प के अणु है बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि बंद है, तो इन वाष्प के अणुओं द्वारा इस सतह पर क्या लगाया जाएगा, एक प्रकार का दाब लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? दाब लगाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब क्या होता है, जब हम किसी भी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उस द्रव के क्या बनते हैं, वाष्प के अणु बनते हैं, और उन वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर एक प्रकार का दाब लगाया जाता है, जिस दाब को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है। ओके, तो ये द्रव 1 है, इसका हमने तापमान बढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है वाष्प के अणु उत्पन्न होंगे, वाष्प के अणु द्वारा क्या लगाया जाएगा, इस सतह पर दाब लगाया जाएगा, जिसे हम वाष्प दाब कहेंगे। तो द्रव 1 का जो वाष्प दाब है, द्रव 1 का जो वाष्प दाब है वो मैं मान लेता हूं कितना है आपका, वो है आपका P1 नॉट। जो द्रव 1 का वाष्प दाब है वो कितना है, P1 नॉट है। यहाँ पर केवल एक ही द्रव भरा है, ऐसा नहीं कि दूसरे प्रकार का द्रव, ऐसा नहीं कि विलेय भी है विलायक भी नहीं है। या तो केवल विलायक है या केवल विलेय है, और इसे आप मान सकते हैं शुद्ध विलायक है, इसमें केवल जल ही भरा है और कुछ नहीं भरा हुआ है। इसी प्रकार से हम और एक पात्र लेते हैं, क्या लेते हैं, और एक पात्र लेते हैं और उसे भी इस प्रकार से बंद कर देते हैं। इसमें भी हम क्या भर देते हैं, आपका द्रव भर देते हैं। और इसे नाम दे देते हैं हम द्रव 2। क्या नाम दे देते हैं, द्रव 2। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मैं इसका क्या करूंगा, तापमान बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, इसका मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर वाष्प के अणु बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके वाष्प के अणु बनेंगे। और जैसे मैं इस द्रव 2 का तापमान बढ़ाऊंगा तो वाष्प के अणु बनेंगे, और इन्हीं वाष्प के अणु द्वारा इस सतह पर क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो जो द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो मैं मान लेता हूं कितना है आपका, वो है आपका P2 नॉट। द्रव 1 का वाष्प दाब कितना है, P1 नॉट, और द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो कितना है आपका, P2 नॉट है। यहाँ पर केवल द्रव 2 भरा हुआ है, मतलब कि इसे हमने एक प्रकार से नाम दी, जैसे कि आपने गिलास ले लिए, 2 गिलास ले लिए, एक गिलास में जल भरे हो, दूसरे गिलास में भी जल भरे हो। ऐसा नहीं कि आपने जल के साथ उसमें शक्कर मिलाया, कुछ और मिलाया, ऐसा नहीं, केवल जल, इसमें भी केवल जल। तो वैसे ही इसमें केवल द्रव 1 भरा है, इसमें केवल द्रव 2 भरा है और कुछ नहीं मिला है। उनका वाष्प दाब P1 नॉट है और P2 नॉट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा पात्र लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक तीसरा पात्र लेता हूँ, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से क्या लेता हूं, मैं तीसरा पात्र लेता हूं, और इस पात्र में मैं क्या करता हूं, ये वाले द्रव और ये वाले द्रव दोनों, ये वाले द्रव का भी जल इसमें मिलाऊंगा और ये वाले द्रव का भी जल इसमें मिलाऊंगा। मतलब कि ये वाले पात्र का भी द्रव मैं इसमें मिलाऊंगा और ये वाले पात्र का भी द्रव इसमें मिलाऊंगा। तो इसमें जो आपका द्रव रहेगा वो कौन सा रहेगा, द्रव 1 प्लस द्रव 2। मतलब कि मैंने इस पात्र का भी द्रव इसमें मिला दिया, द्रव 1 के भी मिला दिया, और इस पात्र का भी द्रव यहाँ पर मिला दिया। तो यहाँ पर द्रव 1 भी है, द्रव 2 भी है। अब जैसे मैं क्या करूंगा, इसका तापमान बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, इसका मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेंगे। मतलब कि क्या बनेंगे, वाष्प के अणु बनेंगे, और इन वाष्प के अणुओं द्वारा इस सतह पर क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। इस सतह पर एक प्रकार से क्या लगाया जाएगा, आपका दाब लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा, और इसी को कहेंगे हम वाष्प दाब। तो मैं जब हमने द्रव 1, केवल द्रव 1 था तो उसका मतलब कितना था, P1 नॉट, केवल द्रव 2 था, तो हमने क्या माने थे, वाष्प दाब P2 नॉट। अब यहाँ पर द्रव 1 भी है, द्रव 2 भी है,
तब द्रव 1 का जो वाष्प दाब होगा, द्रव 1 का जो वाष्प दाब होगा वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका P1 है, कितना है आपका P1 है। और जो द्रव 2 होगा, जो द्रव 2 होगा उसका जो वाष्प दाब होगा वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका P2 है, वो कितना है आपका P2 है। जब केवल द्रव 1 था तो P1 नॉट, द्रव 2 था तो P2 नॉट, लेकिन अब दोनों है तो इस परिस्थिति में इसका वाष्प दाब P1 और इसका वाष्प दाब मैं मान लेता हूँ P2। अब बताइए P1 का मान ज्यादा होगा, P2 का मान ज्यादा होगा, मतलब इस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा या इस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस द्रव के वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे उस द्रव का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। जिस अणु के मतलब जिस द्रव को गर्म करने पर वाष्प के अणु कम बनेंगे उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो अब हमें यही पता लगाना है कि किस द्रव के वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है उसी द्रव के वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे जो कि अधिक मात्रा में होगा। ऑब्वियस सी बात है यदि द्रव 1 अधिक मात्रा में होगा तो द्रव 1 के वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे, और यदि द्रव 1 के वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और यदि द्रव 2 ज्यादा होगा तो इसके वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे, वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ जो आपका वाष्प दाब है ना वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कौन सा द्रव अधिक मात्रा में है। यदि मैं आपसे पूछूं कि द्रव 1 का वाष्प दाब ज्यादा होगा, द्रव 2 का वाष्प दाब, तो आप क्या बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। मतलब यहाँ जो वाष्प दाब है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि आपका द्रव कितना है, आपका द्रव कितना है। मतलब कि मैं एक प्रकार से बोल सकता हूं यदि आपका कोई विलयन हो तो उसका जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। किसकी मात्रा पर, द्रव। हम एक टर्म पढ़ते हैं मोल अंश। क्या, मोल अंश। मोल अंश का मतलब आप जानते हैं, देखो मोल अंश का मतलब होता है, मोल अंश का मतलब तो हम जानते क्या होता है बेसिकली यदि हम मोल अंश का मतलब देखें तो मोल विलेय के मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल, ये होता है इसका फॉर्मूला मोल अंश का, विलायक के मोल, ये होता है बेसिकली फॉर्मूला किसका, मोल अंश का। मोल अंश का ये फॉर्मूला होता है मोल अंश बराबर विलेय के मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल। ये तो हो गया आपका बेसिक सा। यदि विलायक का मोल अंश लिखेंगे तो विलायक का मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल। अब देखिए यहाँ बात ही आती है कि मोल अंश का फिजिकली मतलब क्या है। देखिए मोल अंश का फिजिकली मतलब ये होता है कि आपका द्रव कितनी मात्रा में उपस्थित है। क्या, कि आपका द्रव कितनी मात्रा में उपस्थित है। यदि द्रव 1 अधिक मात्रा में उपस्थित है इसका मतलब ये होगा कि द्रव 1 का मोल अंश भी ज्यादा है। यदि द्रव 2 कम मात्रा में होगा तो इसका मतलब है कि द्रव 2 का मोल अंश भी क्या है, कम है। अब देखिए आपका विलयन है, इस विलयन में आपका द्रव 1 ज्यादा है, मतलब इसका वाष्प दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका वाष्प दाब भी क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा। यदि आपका जो द्रव 2 है यदि वो कम है तो उसका वाष्प दाब भी क्या आएगा, कम आएगा। एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि वाष्प दाब किसके अनुपाती होती है, मोल अंश के। मतलब यदि आपका द्रव 1 का मोल अंश ज्यादा मतलब द्रव 1 अधिक मात्रा में है तो उसका वाष्प दाब भी अधिक बनेगा। यदि द्रव 2 कम मात्रा में है इसका मतलब द्रव 2 का मोल अंश भी कम है तो उसका वाष्प दाब भी क्या बनेगा, कम बनेगा। अर्थात मैं लिख सकता हूँ कि जो P1 है वो किसके अनुपाती होता है, X1, और जो P2 होगा वो किसके अनुपाती होगा, X2 के अनुपाती होगा। ऑब्वियस सी बात है P1 अनुक्रमानुपाती X1, मतलब कि द्रव 1, X1 का मतलब है द्रव 1 का मोल अंश, X1 का मतलब है आपका द्रव 1 का मोल अंश, द्रव 1 का मोल अंश। अब देखना यदि द्रव 1 का मोल अंश ज्यादा है, द्रव 1 का मोल अंश ज्यादा है तो बताओ ये जो वाष्प दाब बनेंगे वो भी ज्यादा बनेंगे। मतलब कि X1 का मान जितना ज्यादा मोल अंश जितना ज्यादा वाष्प दाब उतना कम। यदि द्रव 1 बहुत कम मात्रा में होगा तो मोल अंश भी बहुत कम मात्रा में होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम ही होगा। यदि द्रव 2 ज्यादा होगा, यदि द्रव 2 ज्यादा होगा मतलब द्रव 2 का मोल अंश ज्यादा होगा, द्रव 2 का मोल अंश ज्यादा होगा तो इसका वाष्प दाब भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। यदि आपका द्रव 2 कम होगा तो द्रव 2 का मोल अंश भी कम होगा, और द्रव 2 का मोल अंश कम होगा तो इसका वाष्प दाब भी क्या आएगा, कम आएगा। तो बेसिकली क्या था, जब हमने पहले हमने एक शुद्ध विलायक लिए थे केवल जिसमें केवल द्रव 1 था तो उसका वाष्प दाब P1 नॉट था। जब हमने केवल शुद्ध विलायक द्रव 2 लिए थे तो उसका जो वाष्प दाब था वो कितना था, P2 नॉट था। लेकिन जब हमने दोनों द्रव को मिला दिए तो अब किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा,
वाष्प दाब उसी का ज्यादा होगा जो कि अधिक मात्रा में होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो कम मात्रा में उपस्थित होगा। अब वो अधिक मात्रा में उपस्थित है मतलब उसका मोल अंश भी कैसा आएगा, अधिक आएगा। और यदि उसका मोल अंश अधिक है मतलब अधिक मात्रा में उपस्थित है, अधिक मात्रा में उपस्थित है मतलब कि उसका वाष्प दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो P1 अनुक्रमपाती X1 और P2 अनुक्रमपाती X2। तो ये जो आपका P1 अनुक्रमपाती X1 है, P2 अनुक्रमपाती X1 है, यही क्या है आपका राउल्ट का नियम है। क्या है, राउल्ट का नियम है। मतलब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी द्रवीय विलयन में, क्या द्रवीय विलयन में, देखो यहाँ विलय भी द्रव है, विलायक भी आपका द्रव है, किसी द्रवीय विलयन में जिसमें केवल द्रव हो, जिसमें केवल द्रव हो, किसी द्रवीय विलयन में जिसमें केवल द्रव हो, प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब, मतलब कि इस द्रव का वाष्प दाब भी और इस द्रव का वाष्प दाब भी उस द्रव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, उस द्रव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या है आपका, किसी द्रवीय विलयन में जिसमें केवल द्रव हो, प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही क्या आपका राउल्ट का नियम है। अब देखो P1 अनुक्रमपाती X1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, P1 जैसे हम अनुक्रमपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या होगा आपका P1 नॉट होगा, और ये X1 आपका जैसा का वैसा। उसी प्रकार से यहाँ से भी P2 है आपका, जैसे हम अनुक्रमपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, बराबर का निशान आएगा। उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हम मान लेते कितना है आपका P2 नॉट है, और ये क्या आपका X2। यही क्या आपका राउल्ट का नियम है। अब यहाँ एक बात समझ लायक है कि P1 नॉट और P2 नॉट क्या है। देखिए जो आपका P1 नॉट है वो क्या है, जब हमने केवल द्रव 1 लिए थे उस समय का वाष्प दाब है P1 नॉट, और P2 नॉट क्या है, जब हमने केवल द्रव 2 लिए थे उस समय का वाष्प दाब। और P1 और P2 क्या है, जब हमने दोनों द्रव को मिला दिए तो इसका पहले द्रव का वाष्प दाब P1 और दूसरे द्रव का वाष्प दाब P2। X1 X2 क्या है, X1 है द्रव 1 का मोलस और X2 है आपका द्रव 2 का मोलस। तो यही है आपका राउल्ट का नियम। ओके, अब हम देख लेते हैं राउल्ट के नियम का अभिष्ट ग्राफ। राउल्ट के नियम के ग्राफ के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं। यहां पर लेते हैं वाष्प दाब, और यहां पर लेते हैं हम मोलस। यहां पर ले लिया हमने मोलस, और इस अक्ष में ले लिया हमने आपका वाष्प दाब। ओके, अब देखिए मैं मान लेता हूं इस बिंदु पर जो आपका X1 है और X2 है। X1 क्या है आपका द्रव 1 का मोलस, और X2 क्या है आपका द्रव 2 का मोलस। ओके, यहाँ पर जो आपका X1 है वो मैं मान लेता हूँ कितना आपका 1 है, और जो X2 है वो कितना आपका 0 है। मतलब द्रव 1 का जो मोलंश है वो कितना है, 1 है, और द्रव 2 का जो मोलंश है वो कितना है आपका 0 है। अब बताओ द्रव 1 का मोलंश ज्यादा है, द्रव 1 का मोलंश 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि द्रव 1 जो है वो मात्रा में उपस्थित है। द्रव 2 का मोलंश 0, इसका मतलब ये क्या है कि द्रव का मोलंश का मतलब क्या होता है, मोलंश का मतलब होता है विलयन में द्रव की मात्रा। अब बताओ द्रव का मोलंश यदि 0 है मतलब कि विलयन में जो द्रव की मात्रा है वो भी कितनी आपकी 0 है। अब यदि इस प्रकार का आपका विलयन है, इसमें यदि केवल आपका क्या हो X1 उपस्थित हो, अर्थात द्रव 1 का मोलंश उपस्थित हो, मतलब केवल द्रव 1 उपस्थित हो, तो उसका जो भी वाष्प दाब होगा उसे हमने कितना माने थे, P1 नॉट माने थे। क्या माने थे, P1 नॉट माने थे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ जो आपके X1 की वैल्यू वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जो X1 की वैल्यू वो 0 हो जाती है, और जो आपकी X2 की वैल्यू है, क्या जो आपकी X2 की वैल्यू वो कितनी हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो X1 कम होते जाता है और X2 क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। देखो 0 से 1 हो रहा है और ये 1 से 0 हो रहा है। अब बताओ यदि आपका इस प्रकार का विलयन हो और उसमें जो X1 की वैल्यू 0 हो, मतलब जो द्रव 1 का मोलंश है वो 0, द्रव 1 का मोलंश 0, इसका मतलब द्रव 1 की जो मात्रा है वो 0 है। द्रव 1 की मात्रा 0 मतलब द्रव 1 है ही नहीं। द्रव 2 का मोलंश कितना है, 1 है। द्रव 2 का मोलंश 1 है मतलब द्रव की मात्रा विलयन में उपस्थित है। और तो यदि केवल द्रव 2 उपस्थित है, द्रव 1 तो उपस्थित नहीं है क्योंकि उसका मोलंश कितना है, 0 है। तो यदि केवल द्रव 2 उपस्थित हो तो उसका हम वाष्प दाब जो भी मानते हैं वो कितना मानते हैं, P2 नॉट मानते हैं। कितना मानते हैं, P2 नॉट। तो यहाँ पर हमने P2 नॉट ही लिए और यहाँ पर P1 नॉट। यहाँ पर P1 नॉट ही क्यों लिए, P2 नॉट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर केवल द्रव 1 ही उपस्थित है।
द्रव 2 का मोलस तो 0, मतलब द्रव 2 की मात्रा भी 0, मतलब विलयन में द्रव 2 है ही नहीं, मतलब कि द्रव 1 का ही वास्तव आएगा, इसलिए हमने P1 नॉट। यहाँ पर द्रव 1 का मोलस ही 0, मतलब द्रव 1 है ही नहीं, इसलिए हमने केवल द्रव 2 का वास्तव माने हैं। अब देखो जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो x1 है वो कैसा होते जा रहा है आपका, कम होते जा रहा है, मतलब जो आपका x1 है वो कैसे होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो x1 क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो x2 0 से 1 हो रहा है, मतलब x2 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जो x2 है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, जैसे हम कहां से बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो देखो x2 का मान क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो देखो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो जो आपका x1 होता है वो किसका अनुपाती होता है, P1 के, मतलब इधर से इधर जाने पे यदि आपका जो आपका x1 है वो 1 से 0 है, मतलब इधर से इधर जाने पे यदि x1 कम हो रहा है तो आपका P1 भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P1 अनुपाती x1, क्योंकि इधर से इधर जाने पे x1 कम हो रहा है तो P1 भी क्या होगा, कम होगा। अब यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका x2 क्या हो रहा है, आपका 0 से 1 हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है, तो देखो बढ़ रहा है। अब x2 किसके समानुपाती, P2 के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, P2 समानुपाती x2, क्या लिख सकते हैं, P2 समानुपाती x2। अब यदि मैं क्या करूं, इससे इसको मिला दूं, क्या करूं, इससे इसको मिला दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। क्या हो जाएगा आपका P1 प्लस P2, ये P1 ये P2 जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, P1 प्लस P2। देखो यदि मुझे द्रव 1 का वाष्प दाब पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, P1 बराबर P1 नॉट की वैल्यू निकालूंगा, दी होगी, और x1 की वैल्यू मैं निकालूंगा। यदि मुझे द्रव 2 का वाष्प दाब निकालना होगा विलयन में, तो मैं क्या करूंगा, आपका P2 नॉट की वैल्यू दी होगी, x2 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। लेकिन यदि मुझे विलयन का कुल वाष्प दाब पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, P1 प्लस P2 करूंगा। P1 की वैल्यू कितनी है आपकी, P1 नॉट इंटू x1, धन P2 की वैल्यू कितनी है आपकी, P2 नॉट इंटू x2। तो यदि मुझे विलयन में केवल द्रव 1 का वाष्प दाब निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1, द्रव 2 का वाष्प दाब निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, P2 नॉट इंटू x2। किंतु यदि मुझे संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, P1 प्लस P2 अर्थात P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। तो ये होता है आपका राउल्ट का नियम और ये रहा उसका ग्राफ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।